इंदिरा गांधी की हत्या से पहले ही हत्या के साथ ही दिल्ली में सिख दंगों की बना ली थी प्लानिंग। सुने पूर्व ऑफिसर की जबानी। क्या कहा पूर्व ऑफिसर ने, सुनिए एक पॉडकास्ट। भिंडरावाला हैज नेवर आस्क्ड फॉर खालिस्तान। तो उसने ये कहता था कि बीबी बीबी कहती थी, इंदिरा गांधी को बीबी कहता था कि बीबी अगर मेरी झोली में डाल देगी तो नाम ही नहीं करूँगा खालिस्तान को। भिंडरावाला बड़ा सख्त था, तो हमने भिंडरावाले को कल्टीवेट कर लिया। तो भिंडरावाले को हम पैसे भी भेजते रहते थे टाइम टू टाइम, मगर हमें ये नहीं था पता कि इतना टेररिस्ट इतना बड़ा बन जाएगा। जब मिसेस गांधी मारी गई, अब ये पता नहीं था कि अगली इलेक्शन जीत पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लोगों को ये हो गया कि अगर आप मिसेस गांधी की जान नहीं बचा सके, हमारी कैसे बचाएंगे? तो ये तो गवर्नमेंट जीतने वाली नहीं है। अब जो है एक नया चीज़ शुरू हो गई, तो ये पहले ही डिसीजन ले लिया था कि अगर मिसेस गांधी मारी जाएंगी, जैसे उसने कहा था ना गैरी सिक्सेना ने, सिख मारे जाएंगे, तो अब जो है दो चीज़ें आ गई। एक तो इलेक्शन जीतना था, एक बदला लेना था अपनी माँ के मरने का। सिद्धू एक फॉर्मर RNAW ऑफिसर है और मैं 1964 बैच का IPS ऑफिसर हूँ, और भगवान की कृपा से मैं जब 1965 में पासिंग आउट परेड हुई तो अपने बैच का बेस्ट ट्रेनी भी बना। उसमें प्राइम मिनिस्टर बैटन और होम मिनिस्टर का रिवॉल्वर मिलता है और पासिंग आउट परेड लीड करते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में मुझे अलॉट हुआ कार्टर, तो वहाँ पर एडिशनल SP आगरा, ASP कानपुर और SP बाराबंकी 6-7 साल रहा। तो फिर RNAW ज्वाइन कर लिया हमने फरवरी 1972 में। तो मैंने जैसे पहले एपिसोड में बताया कि 1.5 साल ही अभी रहा था वहाँ। तो उस वक्त के सेक्रेटरी RNAW काओ साहब ने कहा कि तुम्हें बहुत बड़ा ऑपरेशन हम सिक्किम की मर्जर का दे रहे हैं। तो फिर हमने वो 2.5-3 साल में वो पूरा किया। मैंने शुरुआत वही सीखी जब सिक्किम की मर्जर ख़त्म हुई 75 में मई में। तो मुझे कहा गया कि आप ओटावा में, कनाडा का कैपिटल है, वहाँ पर इंडियन हाई कमीशन, जो एम्बेसी बाकी जगह होती है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में हाई कमीशन कहते हैं उसको, एम्बेसी को, तो वहाँ फर्स्ट सेक्रेटरी बन के जाओगे। तो मैं दिल्ली आ गया। तो हम कनाडा में मैं 1976 सितंबर से लेकर 1979 सितंबर 3 साल तक रहा मैं। तो खालिस्तान की मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि ये पहले कोई चीज़ थी नहीं, तो सडनली आया कैसे, ये नया सब्जेक्ट कैसे बना, है ना। उसके लिए मैंने आपको बतलाना। तो मैं वहाँ गया कनाडा में, सब जगह घूमा। बहुत बड़ा कंट्री है, एक साइड से दूसरी साइड 5-6 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। हैलिफैक्स से लेके वैंकूवर, बाई रोड बाई एयर, हर शहर में गया मैं। ये 70s में? तो मैं 1976 से लेके 76 से लेके 79 तक। ओके। तो क्योंकि सिक्किम में ख़त्म कर दिया, मई 1975 में मर्ज किया, फरवरी वहाँ से चल दिया मैं 76 में। कुछ दिल्ली रहा, तो यहाँ 76 सितंबर में आया और 3 साल तक आके रहा यहाँ पर। 3 साल में मैं बहुत लोगों को जानने लगा, पंजाबियों को, हिंदूज़ को, सिखों को। तो मुझे सिर्फ यही पता लगा कि सारे कनाडा में सिर्फ 2 ही आदमी जो खालिस्तान की प्रचार करते थे या बात करते थे। एक तो बड़े नेक पाक आदमी थे, प्रोफेसर उदय सिंह, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी टोरंटो के नज़दीक। दूसरे था कुलदीप सिंह सोडी, जो अपने आप को कहता था काउंसिल जनरल ऑफ खालिस्तान, वो भी टोरंटो में था। मगर वो जो था जगजीत सिंह चौहान का आदमी था। ये जगजीत सिंह चौहान जो है ना, ये खालिस्तान का सबसे बड़ा प्रोटैगनिस्ट, जो बाहर जाके बातें करता था। तो ये आम तौर पर जगजीत सिंह चौहान को समझते थे कि ये ISI का एजेंट है। और ये कुछ लोग जो US के रिपब्लिकन सेनेटर्स थे, उनके साथ भी था बहुत बड़ा। बाद में जाके न्यूयॉर्क टाइम में इसने फुल पेज ऐड दिया खालिस्तान के बारे में। तो ये लोगों को पता था कि कुलदीप सिंह सोडी उसका आदमी है, तो ISI से पैसे मिलते हैं। तो उसकी कितनी इन दोनों का लॉजिक क्या था, इनकी रीजनिंग क्या थी? रीज़न तो वो जो उदय सिंह तो कहता था कि सिखों को तो तभी होगा कि हिंदू जो एक स्टेट है वो सिखों के बारे में ज़्यादा कुछ कर नहीं रही, सिखों को फ़ायदा तभी होगा कि अगर खालिस्तान बच जाएगा। लॉजिक क्या है? मतलब लॉजिक तो यही है कि कुछ लोग जो है ना, मैं देखो पंजाब में पैदा हुआ, पंजाब में रहा, 2 साल पढ़ाया भी कॉलेज में IPS आने से पहले। मुझे 4-5 आदमी ही मैं सुना था उनके बारे में, जानता था। सबसे ज़्यादा बड़ा तो कपूर सिंह ICS ऑफिसर थे, जो डिसमिस हो गए, जिनके बारे में कहा जाता है कि आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन इन्होंने लिखा था, जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर कि स्टेट को डिवॉल्व करो। ये कहला पंजाब के बारे में नहीं, हर स्टेट के बारे में। तो ये सबसे बड़े
यही बात करते थे। इनके चेले चापटे बहुत बन गए, 5-10 और। एक तो दूसरा जगजीत सिंह चौहान था, वो मैं आपको बतला ही दिया कि ISI का। तीसरा सिमरनजीत सिंह मान IPS ऑफिसर था, जो अब भी चल रहा है। तो चौथे डॉक्टर सोहन सिंह थे, डायरेक्टर जनरल पब्लिक हेल्थ, हमसे रिलेटेड थे वो। तो वो भी ऐसी बातें, तो इनका लॉजिक कुछ नहीं है। ये है कि सिखों का अब राज होना ज़रूरी है, उनको पूछ नहीं रहा, हिंदू जो है मेजॉरिटी में है सिखों के। तो ये पंजाब की जो पॉलिटिक्स है वो एक तो गांव की बेस्ड है, अकालियों की पॉलिटिक्स जो सिखों से है। और पंजाब में जो शहरी पॉलिटिक्स थी पहले ज़माने में, जो शुरू में 70s में जनता पार्टी जो BJP की प्रकर्सर जी, तो जनरली इन दोनों की जॉइंट गवर्नमेंट बनती थी, कोalition गवर्नमेंट। तो जैसे 1977 इमरजेंसी के बाद पंजाब में इलेक्शन हुई, तो जो जैल सिंह जो है वो हार गए इलेक्शन, उधर हो गए, बादल की सरकार बन गई, कोalition गवर्नमेंट। तो अगर खालिस्तानी सिख जो खालिस्तान के चक्कर में होते तो जनता पार्टी से अलायंस गवर्नमेंट क्यों बनती? कितना पॉपुलर बेस। ये 4-5 आदमी बात किया करते थे, कुछ नहीं था इसका। पर क्योंकि नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज्यादा फैलती है, हाँ, वो कोई मतलब वो जोक समझते हैं पंजाब में इसको भी। कनाडा में भी इसको जोक समझते थे, क्या बकवास कर रहा है ये, हंसी मजाक में इनको लिया करते थे। कोई सीरियस तो किसी ने लिया ही नहीं ना। तो सीरियस तो अभी आहिस्ता मिसेस गांधी ने जब ये इलेक्शन जीतने के लिए खालिस्तान का, भिंडरांवाले का मुद्दा खड़ा किया, उसके बाद हुआ। और इस किताब को मैंने जो लिखा है, दी खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, ये वाली, तो इसको मैंने इसलिए लिखा है कि यंगर जनरेशन जो है ये तो पैदा भी नहीं हुई थी उस वक्त, इनको सुना भी नहीं होगा क्या है, तो समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इंटेलिजेंस ऑपरेशन जैसे लिखा जाता है उस तरह से लिखा। और इस इंटेलिजेंस ऑपरेशन के 2 हिस्सों में बांटा मैंने। ऑपरेशन 1 कर दिया और ऑपरेशन 2 कर दिया। तो ऑपरेशन, जो जितने भी ऑपरेशन होते हैं, कोई भी हुआ, उसका पर्पस होता है क्यों मैं कर रहा हूँ, है ना। और दूसरा उसकी प्लान, मैं कैसे करूँगा इसका। तीसरा ज़रूरी है कि कौन लोग करेंगे, कौन है उसके पीछे करने वाले। तो ऑपरेशन 1 का पर्पस ये था कि जैल सिंह के बाद कांग्रेस की जो है गवर्नमेंट हट गई, तो जैल सिंह ने संजय गांधी को कहा 78 के वक्त कि हम अकालियों की जनता पार्टी की गवर्नमेंट में फूट डाल सकते हैं, झगड़ा करवा सकते हैं, अगर कोई ऐसा हम सिख संत खड़ा कर दें, खाड़कू टाइप, जो बड़ी ऊंची ऊंची बातें करे, और वो अकालियों के ऊपर प्रेशर डाले कि वो अकालियों सिखों के मुद्दों को उठाए। क्योंकि जब सिखों के मुद्दे उठाएंगे तो जनता पार्टी हिंदू गए हैं, तो उनमें डिफरेंसेस हो जाएंगे। तो इसलिए, और दूसरा जो है भिंडरांवाले खालिस्तान, ये मेन इशू इन्होंने प्लान, ये थी, पर्पस ये था, प्लान करने वाले भिंडरांवाले खालिस्तान इशू खड़ा करेंगे, भिंडरांवाले के थ्रू हिंदुओं के मन में डर पैदा करेंगे उनकी सिक्योरिटी का कि ये तो हो रहा है, और खालिस्तान इशू का मुद्दा खड़ा कर देंगे ताकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन को ये लगे कि देश के टुकड़े होने का डर हो गया, अब तो खालिस्तान बन रहा है। और बाद में हम इसका ये अब, मगर ऑपरेशन 1 में मैं कनाडा में था, जब लोग पूछा करते थे साहब ये भिंडरांवाले से कांग्रेस क्यों बातचीत कर रही है, तो उस पीरियड में एक BG देशमुख साहब थे, ICS ऑफिसर, तो वो एडिशनल सेक्रेटरी होम थे और इंचार्ज थे इंटरनल सिक्योरिटी के। तो 1979 में पंजाब में बाई रोड गए, बाद में ये कैबिनेट सेक्रेटरी बन जाते हैं। इन्होंने किताब लिखी है फ्रॉम पूना टू प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, उसमें लिखा है सारा कुछ कि मैं गया 79 में, लोग में पंजाब में खेतों में सिख काम कर रहे थे, उन्होंने मेरी बड़ी भगत की, खाना बना खिलाया। फिर वो गोल्डन टेम्पल में गए, वहाँ SGPC के मेंबरों ने कहा साहब कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है, यंग सिख लोग जो हैं धर्म से दूर जा रहे हैं, अपना ऐशो इशरत कर रहे हैं, धर्म छोड़ दिया। और जो लोगों से पूछा कि सब भिंडरांवाला घूम तो रहा है मगर उसका कोई खास असर तो नहीं है। तो अब लुधियाना में हिंदुओं की इंडस्ट्री बहुत है, तो वहाँ रुके, इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करी हिंदुओं से, उन्होंने कहा साहब यहाँ तो अमन चैन है, कुछ नहीं है यहाँ, जब भिंडरांवाला घूम रहे। तो वापस आके अपने जॉइंट सेक्रेटरी से कहा साहब पंजाब इज़ ए हेवन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, यहाँ तो बहुत। उस जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा साहब मगर अंदर अंदर में बहुत कुछ चल रहा है, अंडर करंट्स हैं जो हमें देखनी चाहिए। कांग्रेस जो है भिंडरांवाले से हॉबनॉब कर रही है, मिल रही है, और बाद में जो भिंडरांवाले के ऊपर टाइगर जो चढ़ गए तो भिंडरांवाला इनको खा जाएगा। तो अंदर से चल रहा था, बाहर कुछ। ये ऑपरेशन 1 जो है ख़त्म होता है, इसको मैंने
तो मुझे तो पता नहीं था कैसे कल्टीवेट किया। एक कुलदीप नायर हैं, बड़े वेल नोन रिपोर्टर, मतलब वो गुजर गए, उन्होंने अपनी किताब लिखा बियॉन्ड द लाइंस। उसमें किताब में उसने कमलनाथ से बात करी। कमलनाथ तो अभी है ना जिंदा, जो पॉलिटिशियन है। कमलनाथ ने कहा कि हमने, जैसा संत जैल सिंह ने कहा था ना, बड़ा खाड़कू ऊंची बात, हमने 2 संतों की इंटरव्यू करी कि इसमें से कैसा संत मिले। एक संत तो बड़ा ढीला ढाला सा था, मगर भिंडरां वाला बड़ा सख्त था, तो हमने भिंडरां वाले को कल्टीवेट कर लिया। तो भिंडरां वाले को हम पैसे भी भेजते रहते थे टाइम टू टाइम, मगर हमें ये नहीं था पता कि इतना टेररिस्ट इतना बड़ा बन जाएगा। मैंने अपनी किताब में लिखा है कि अंदर से तो चाहते थे ये ऐसा बने, अंदर से तो खुश होते होंगे। तो ये जो ऑपरेशन 1 का था मुद्दा, काम उनकी अकालियों की जनता पार्टी की आपस में फुट करने, वो फूट नहीं डाल पाए, ख़त्म नहीं हुआ ऑपरेशन अच्छी तरह से। एक मिनट और ये जो ना वो इनकी गवर्नमेंट तोड़ सके, ये पर्पस था ना, वो नहीं पाया। और SGPC की इलेक्शन, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है जो सिखों के गुरुद्वारों को चलाती है, तो वहाँ सिर्फ भिंडरां वाले के 4 आदमी आए 104 सीटों में से, और दल खालसा बना नहीं। तो दल खालसा इन्होंने भिंडरां वाले ने, जब भिंडरां वाले ने खालिस्तान की मांग नहीं ना करी, भिंडरां वाला हैज़ नेवर आस्क्ड फॉर खालिस्तान, तो उसने ये कहता था कि बीबी कहती थी, इंदिरा गांधी को बीबी कहता था कि बीबी अगर मेरी झोली में डाल देगी तो नाम ही नहीं करूँगा खालिस्तान को। तो जैल सिंह वगैरह संजय को लगा कि मैंने तो धर्म प्रचार के लिए तो हमने खड़ा नहीं किया इसको, हम तो पॉलिटिकल मुद्दे खड़े करने। जब भिंडरां वाले ने खालिस्तान नहीं की, तो जैल सिंह ने दल खालसा खड़ा कर दिया नाम 1979 में, जिसकी रोमा होटल में चंडीगढ़ में मीटिंग हुई। उसके पैसे जैल सिंह ने 600 रुपये दिया। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उनके भी पैसे दिए कांग्रेस लीडर ने। और यही दल खालसा जो है 1981 सितंबर में इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट जो है श्रीनगर टू दिल्ली को हाईजैक कर लेता है। इनका सबसे बड़ा लीडर गजेंद्र सिंह था, वो पाकिस्तान चला जाता है। और उनकी एक डिमांड थी कि भिंडरां वाले को रिलीज़ करो। भिंडरां वाले को पकड़ लिया था लाला जगत नारायण के मर्डर में। अब दल खालसा खालिस्तान की बात कर रहा है, इधर भिंडरां वाले को, तो लोगों में विश्वास हो गया कि ये तो दल खालसा भिंडरां वाले की पार्टी है। तो इस तरह, मगर फिर भी प्रचार किया भिंडरां वाले ने कांग्रेस के 3 MPओं के लिए टी में, तो कुछ खास चला नहीं। मगर एक फ़ायदा हुआ कि इनको संजय और जैल सिंह वगैरह, कमलनाथ, मिसेस गांधी को लगा कि भिंडरां वाला अब तैयार है बड़े काम के लिए। सर, मैं आपको एज अ फॉर्मर रॉ एजेंट कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। जब ये सब हो रहा था, आई एम श्योर RNAW हैड सम इंटेल, कुछ इंटेलिजेंस शायद मिल रहा होगा तब रॉ को, तो आपका पर्सपेक्टिव तब क्या था? देखिए, मैं जब कनाडा से वापस आया सितंबर 1979 में, उस वक्त RNAW का हेडक्वार्टर अभी भी साउथ ब्लॉक में था, जहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है ना जी। बाकी छोटे छोटे ऑफिसर अलग अलग जगह में थे, किसी जगह प्राइवेट बिल्डिंग में, किसी और जगह। तो मैं सेक्रेटरी वहाँ बैठते थे, डायरेक्टर कहते थे संटूक साहब, और 3 ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर रैंक के, वहीं हम थे छोटे से जगह। तो मैं जब आया वापस, तो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट डेस्क मिले। पहले तो मुझे NGO, जो सारे RNAW के बाहर के स्टेशन है ना, उनको कंट्रोल करना, और थोड़ी देर के बाद मुझे लेज़ा का डेस्क मिल गया, जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी से लेज़ा करते हैं हम, जैसे CIA हुआ, MI6 वगैरह वगैरह, सब एजेंसी से लेन देन होता रहता है। जो हमारे कॉमन मुद्दे हैं ना, उससे बात होती है, तो वो भी हो गया। तो हमें देखिए, जब तक मैं वापस आया, सारे RNAW में कोई खालिस्तान की ना ब्रांच ना डिवीज़न कुछ नहीं थी। पहली दफ़ा हुई, ये सुनने वाली बात है, 1980 दिसंबर में एक ब्रांच खुली सिख एक्सट्रीमिज्म के ऊपर, और उसको चार्ज दिया गया मेरे से सीनियर 2-3 साल मेरे कुलीग B रामन, जिन्होंने किताब लिखी है काउ बॉयज़ ऑफ RNAW। उसमें वो भी लिखता है, मुझे भी पता था कि नई ब्रांच खुल गई। मुझे हैरानी कि मैं अभी तो कनाडा में आया हूँ, ना खालिस्तान की बात ना कुछ, क्योंकि अब जनवरी 80 में खालिस्तान के बारे में प्लान हो गई थी कि हम ये करेंगे। तो जब करेंगे उसका बाहर असर क्या होता है, उसके लिए RNAW में तो ब्रांच खोलनी ज़रूरी है। पहले क्यों नहीं थी, कोई मुद्दा ही नहीं था ये। दूसरी चीज़ सुनिए, मैं जब उसका इंचार्ज था टॉप सीक्रेट ब्रांच का, तो संटूक साहब, उस वक्त काउ साहब रिटायर हो गए थे, मोरारजी देसाई के बाद रिटायर, और NF संटूक थे, वो डायरेक्टर बन गए। तो उन्होंने मुझे बताया कैसे दो ऐसा करो कि
प्रपोजल बना के आओ, 7 नए स्टेशन बनाओ RNAW के, वेस्ट यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, और ऐसा लिखो कि जैसे खालिस्तान का अब मुद्दा बड़ा जोर पकड़ने वाला है और ख़तरा है कि उसकी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, उससे पहले अपने आदमी रखना चाहते हैं। तो मुझे तो पता था कि ये है क्या खालिस्तान, वहाँ क्या रख रहे हैं ये, अभी तक मुझे नहीं पता था असली बात में, मगर मैं आपको रियलिटी बतला रहा हूँ। तो मैंने बना ली प्रपोजल, तो बनाने के बाद हमने लिख दिया डेट 7 स्टेशन की। तो मुझे यकीन था कि ये आएगा नहीं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जहाँ हम एम्बेसी में उनका कवर लेते हैं, वो छोटी छोटी पोस्ट, एक PA की, असिस्टेंट की भी नहीं देते, कहते हैं कि हमारे पास जगह ही नहीं है। मैंने कहा एक एक पोस्ट तो देते नहीं, ये 7 स्टेशन कैसे देंगे। मगर मुझे ताजुब हुआ कि 1-2 महीने में सब सेंक्शन होके आ गए। अंदर से तो मैं बहुत खुश था, जो पहले वाले नहीं कर पाए मैंने कर लिया, मगर अंदर से बाहर हैरान कि भी ये क्यों हो गया। फिर लगा कि प्राइम मिनिस्टर की क्लियरेंस के बगैर नहीं हो सकता ये। फिर मैंने सोचा कि प्राइम मिनिस्टर क्यों कर रही है। फिर लगा कि ये अब अकाली दल से बदला ले रही है, क्योंकि इमरजेंसी के पीरियड में जब लगी, गोल्डन टेम्पल से अकाली दल रोज़ एक जत्था भेजता था अरेस्ट करने के लिए, एंटी एमरजेंसी प्रोटेस्ट करते थे, नारे लगा के जाते थे इमरजेंसी हटाओ, सारा दिन रोज़ आता था। तो उसको बुरा लगा कि मेरे खिलाफ है, तो मैंने कहा उसका बदला ले रही है। आ तो गए। फिर मुझे इतनी देर में नई बिल्डिंग में आ गए, CGO कम्प्लेक्स में RNW बिल्डिंग है जो आती रहती है ना, जसूस घर, जो रिक्शे वाले को कहो जसूस घर जाना तो वहाँ ले जाते हैं। तो उसमें हम गए तो मुझे संटूक साहब ने फिर कहा कि सिद्धू ऐसा करो कि जितने डिप्टी डायरेक्टर रैंक के ऑफिसर हैं ना, उनको सबको ब्रीफ करो कि खालिस्तान क्या शय क्या है, क्या चीज़ है खालिस्तान। 81 मिडल में RNAW अफसर को पता नहीं था कि खालिस्तान, उनको बतलाओ, और कैसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, है ना। बाहर मुल्कों में हर आदमी अपना में देखता है, उनको बतलाओ भी ये प्रॉब्लम है, होने वाली है, और ये तुम देखो, हमने बतला दिया। तो इस पीरियड में एक पटियाला से मेरा दोस्त आया, हिंदू हैं, बहुत अच्छी तरह, बहुत पुराना जानता हूँ उसको। तो उसने कहा, हमें ब्रदर कहता है, वीर जी एक बुरी खबर सुनी है, पंजाब में RSS के वॉलंटियर, पटियाला में RSS के लोग हैं, उन्होंने बतलाया है मुझे कि 1980 की इलेक्शन जीतने के बाद संजय ने अपनी माँ से कहा, अगली इलेक्शन जो 1985 की होगी उसमें हम खालिस्तान भिंडरां वाले इशू के ऊपर जीतेंगे। अब हमें ताज्जुब हुआ, जो कर रहे हैं हम सारा, उसमें सारा कुछ फिट हो रहा है ना। जनवरी के बाद क्या कुछ हुआ, इसी प्लान के मतलब हुआ जी। तो ये इसके बाद एक, उस वक्त नवंबर 1982 में, इसके बाद इन्होंने देखिए, जब डिसीजन 1980 में ले लिया जनवरी में, अगली इलेक्शन करनी है 5 साल, ये टाइम कैसे निकालेंगे, है ना। 5 साल तक झगड़ा होगा, पंजाब में लॉलेसनेस होगी। तो इन्होंने, मिसेस गांधी ने ये सोचा कि 2 चीज़ें करते हैं, 2-3 चीज़ें। एक तो अकालियों के मन में डाल देते हैं कि हम आपसे बातचीत करेंगे, आपकी जो डिमांड है उसको देंगे सोच। दूसरी चीज़, कौ साहब या सिक्योरिटी एजेंसीज को कहेंगे कि हम एक ऑपरेशन के थ्रू, जो है हाईली बॉर्न ऑपरेशन के थ्रू, भिंडरां वाले को पकड़ लेंगे, उधर गुरु, या तो उसके मेहता चौक गुरुद्वारे से या गोल्डन टेम्पल से। और ये जो है, अब दूसरी पंजाब में इधर तो 26 राउंड्स ऑफ टॉक हुए जो अकालियों से मिसेस गांधी ने या गवर्नमेंट ने किए, और वो PC अलेक्जेंडर अपनी किताब में लिखते हैं, थ्रू द कॉरिडोर ऑफ पावर। उस किताब में 26 लिखने में हमारे फादर इन लॉ ने जो मीडिएट की थी टॉक नवंबर 1982 में, ये जिसमें डिसीजन हो गया था अकाली विड्रॉ करेंगे और ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे और अगले दिन पार्लियामेंट में, मगर मिसेस गांधी ने रातों रात वो स्टेटमेंट पहले अप्रूव करके बदल दी, उसके बारे में जिक्र ही नहीं है। अब PC अलेक्जेंडर लिखते नहीं वो। अब मैंने जो ये, जब भिंडरां वाले, गुरु नानक निवास एक सराय है गोल्डन टेम्पल के साथ में, तो जब उसके 2 फॉलोअर पकड़े गए, अमरीक सिंह और थारा सिंह, जुलाई 1982 में, तो वो गुरु नानक निवास में शिफ्ट हो गया। अब लौंगोवाल ने, मेरे फादर इन लॉ उस वक्त जब जलंधर रहने लग गए थे, बादल और बलवंत सिंह दोनों मिनिस्टर थे बादल तो उस वक्त की, तो उनको भेजा उनके पास कि साहब ये भिंडरां वाला गोल्डन टेम्पल में आ गया। उसका नाम था, ये भूत आपने कांग्रेस ने घुसो दिया उसको, उन्होंने ये असली बात ये करी, अब ये हमारा पीसफुल एजिटेशन को हाईजैक कर लेगा
और इसको मिलिटेंसी की ले जाएगा। हमें प्लीज़ मदद करो, हम कुछ थोड़ा बहुत हमें फेस सेविंग सॉल्यूशन दो ताकि हम विड्रॉ कर लें एजिटेशन। तो उन्होंने मिसेस गांधी से बात करी, हमारे फादर ने। सरदार सोरेन सिंह पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, वो फिर डिफेंस मिनिस्टर, 23 साल तक लगातार मिनिस्टर रहे नेहरू की कैबिनेट में, लाल बहादुर शास्त्री। तो इससे लंबा कोई कंटिन्यूस नहीं रहा। तो बाद में उन्होंने फिर मिसेस गांधी ने कहा इनको सब अकालियों को जेल में मिले, सब कुछ सोल्यूशन वर्कआउट कर लिया। मिसेस गांधी ने कहा भिंडरा वाले को मिल लो। तो भिंडरा वाले को वो गुरु नानक निवास के कमरे में मिल लेंगे। तो मुझे तो पता क्या बात हुई, मगर कुलदीप नायर वहाँ बैठे थे। उस दिन अपनी किताब में लिखा कि देखो उनको पता नहीं था क्यों आए, देखो इतने बड़े बड़े आदमी भी उसके सामने बैठते थे, नीचे आके डरते थे। तो मैंने बाद में कुलदीप नायर, अब तो गुजर गए, पहले बतलाया कि साहब पर्पज़ तो ये था। तो जब भिंडरा वाले, जब सरदार साहब गए, एक ही कुर्सी थी उस कमरे में, तो उसमें वो कुलदीप नायर बैठा था। तो कुलदीप नायर कहा साहब बैठिए। तो सरदार साहब ने कहा कि मेरा इतने बड़े महान संत के सामने मेरे तो यही ज़मीन पे ठीक है। ये क्यों बात करी? क्योंकि भिंडरा वाले से कुछ कंसेशन लेने थे, उसकी ईगो बिल्ड करनी थी। तो जब सब लोग चले गए तो फिर सरदार साहब कुर्सी पे बैठ गए। तो भिंडरा वाले से कहा देखो मुझे ये ताज्जुब है कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे मोटरसाइकिल राइडर खालिस्तान बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मेरी गलतफहमी है। मुझे ये ताज्जुब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुम्हें खिलाफ किया क्यों नहीं कुछ। अगर वो चाहें तो 2 दिन में ख़त्म कर देंगे तुम्हारी सब चीज़ें। मगर मैं इसलिए आया हूँ कि मैं चाहता हूँ कि कुछ सुलह सफाई हो जाए और ये सब जो पंजाब में झगड़ा हो रहा है ख़त्म हो जाए। तो मैंने अकाली गवर्नमेंट, अकाली लोगों से बात कर ली है, कुछ फार्मूला निकाल रहा हूँ। तो उसने, भिंडरा वाले ने कहा कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, इन्होंने कहा। तो भिंडरा वाले ने पहले तो कहा कि हिंदू गवर्नमेंट है, बहुत गड़बड़ कर रही है, सिखों। उन्होंने कहा कि देखो ये तुम लॉन्गोवर अकालियों को छोड़ दो, तुम अपना बतलाओ। उसने कहा साहब मेरे सहयोगी हैं अमरीक सिंह और थारा सिंह, वो जेल में हैं, तो उनको छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊँगा। तो ये तो बहुत ही छोटी चीज़ थी, मगर इतना ज़्यादा उसका असर हुआ गोल्डन जो ब्लू स्टार का कि आखिर में मिसेस गांधी की डेथ हुई, तो वो मारी गई। सर जब ये घटना घटी, व्हाट वाज योर पर्सपेक्टिव तब? मैंने एक्चुअली उस दिन अगले दिन मीटिंग बुलाई अपने आदमियों की। मैं गुरुद्वारे में गया बंगला साहब में, कि सिखों का दिल्ली में गुरुद्वारा है बंगला साहब, तो उसमें देखने के लिए मैंने अपनी वाइफ और बच्चों को लेके 7 तारीख को, जिस दिन भिंडरा वाले के मरने की खबर आई, शाम को गया मैं गुरुद्वारा बंगला साहब में देखने के लिए क्या है, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। पर एज अ रॉ एजेंट आपकी इंट्यूशन क्या कह रही थी कि क्या होने वाला है? मैं तो पहले ही कह दिया था, बतला दिया था, जैसे कि मिसेस गांधी के ये है। इसके बाद बतलाता हूँ कि इंट्यूशन कैसे थी। कि मैं जब वहाँ देखा कि लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रुप्स में क्या हुआ, तो सभी एक्यूज़ कर रहे थे कांग्रेस को और मिसेस गांधी को। एक जगह पोस्टर भी लगा था कि सिखों को एग्जॉर्ट कर रहे थे कि मिसेस गांधी रिस्पॉन्सिबल है तो उसको मारना चाहिए, हर सिख को। तो अगले दिन मैं सवेरे आके, हमारे उस वक्त थे डायरेक्टर सेक्रेटरी गैरी सक्सेना आ गए थे संटूक साहब के जाने के बाद। तो मैंने उनको कहा कि साहब मैंने ये देखा है, ये ज़रूरी सुनिए ज़रा। तो मैंने कहा कि मैं सिख हिस्ट्री को जानता हूँ और सिखों ने जिसने भी गोल्डन टेम्पल को पोल्यूट किया, जैसे कि अहमद शाह अब्दाली वगैरह, तो किसी को छोड़ा नहीं, बदल लिए वगैरह। हमें लगता है कि अगले 6 महीने में मिसेस गांधी मारी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे हो गया तो दिल्ली में सिखों का बहुत कत्लेआम हो सकता है। और मैंने ये भी उनको कहा कि यही तो वो चाहते हैं, ये एग्जैक्ट वर्ड था। कहते वो कौन? मैंने कहा पाकिस्तान के ISI और वेस्टर्न कंट्रीज़। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, वो यूज़ करेंगे इस सिखों के रोष के बारे में, सिख मर गए अगर। तो ये हमने उसको उस दिन कहा उनको। और ऐसी चीज़ देखो कि 21 अक्टूबर को मैं जहाँ पर मिसेस गांधी 1 अकबर रोड सफदरजंग है ना, अपनी कार में आ रहा था, तो मैंने देखा कि 21 अक्टूबर 1984 की बात कर रहा हूँ, और वहाँ पर एक सिख और हिंदू बॉडीगार्ड कांस्टेबल खड़े थे, उनके हाथ में स्टैंड गन थी। तो मुझे पहले पता लग गया था कि सिखों को विड्रॉ कर लिया था ब्लू स्टार के बाद वहाँ पर। तो मैंने एकदम कहा वाइफ से कि ये किसने बुला लिया, ये तो श्योरेस्ट एंड ईजीएस्ट वे है मिसेस गांधी को मरवाने का। तो अगले दिन मैंने जाके एक नोट लिखा हाथ से दफ्तर में कि ये वहाँ पर आ गए हैं,
and please remove them forthwith because as tomorrow will be too late. और फिर दूसरी जगह लिखा कि ये भी इंक्वायर करो कि ये किसने लेके आया, कौन लेके आया। तो मैंने नोट लिख लिया, मैंने अपनी पीएस से कहा, सीता लक्ष्मी थी, कागज़ बना लो, एक लिफाफा जिसके ऊपर लिखो टू बी ओपन बाय सेक्रेटरी ओनली, तो मैंने लिख दिया। फिर जब लेके आई मैंने कहा कि अगर भैया को कंट्रोल थोड़ा आज ही मार दें उसको। पर कौन लेके आए थे उनको ये पता नहीं ना, ये रामन ने लिखा है कि बी रामन ने अपनी किताब में काउ बॉयज में कि ये जो विड्रॉ कर लिए थे काउ साहब कहने के बाद, फिर किसी ने मिसेस गांधी को कहा कि क्यों नहीं यहाँ पर सिखों को आना चाहिए। अब ये नहीं पता, मिस्टर काउ ने, मैंने किताब में लिखा है, कुछ पेपर टॉप सीक्रेट लिखे हुए हैं, जैसे कि बंगला सिक्किम के है 3 पेपर हैं, उसमें से एक पेपर असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी, ये नेहरू मेमोरियल में सील करके रखा हुआ है और वो 2025 में खुलेगा। तो उसमें पता नहीं काउ साहब ने क्या लिखा है, और क्योंकि बहुत सेंसिटिव हो गया था, जब जो सिख आ गए थे ना, काउ साहब रोक नहीं सके, तो काउ साहब ने ये कह दिया था कि ये तो आ गए हैं मगर 2 सिखों को कभी इकट्ठे मत होने देना। अब जिस दिन मिसेस गांधी मारी गई है उस दिन सतवंत सिंह जो कांस्टेबल था ना, बाहर खड़ा था, उसने कहा सा मेरे तो पेट में दर्द रहता है, लूज मोशन है, तो उसको अंदर टॉयलेट जाने के लिए अंदर आ गया बेन सिंह और वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो ये जो बेसिक प्रिकॉशंस थी वो नहीं ली गई। और किसने मिसेस गांधी को कहा कि सब सिखों को बुलाओ, क्योंकि वो तो फोरगोन कंक्लूजन था कि जो आएंगे तो मारेंगे ज़रूर। जब मैं सोच सकता हूँ तो और भी तो सोच सकते थे। अब वो पेपर को पहले खुलना चाहिए। पर ओवर द इयर्स आपकी इंट्यूशन कैसे बदली है? लाइक व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली हैपेंड वन लेयर डीप? वेरी डिफ़िकल्ट। मैं इसकी ओलाफ पामे की एग्जांपल दी है, उन्होंने 1000 विटनेसेस को किया है इंटरव्यू, मगर अल्टीमेटली पता लगा कि एक पहले जो अप्रूवर बना था मर गया था, उसने ही किया होगा। मगर ऐसा तो देश को नहीं सोचना चाहिए, जड़ तक जाना चाहिए, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारा अभी भी एक मिस्ट्री है। अभी मिस्ट्री ये ज़रूर है कि क्यों वो जानबूझ के बुला लिया। जब मैं कह सकता हूँ सब मर जाएगी, तो मैंने जो वो कागज़ था लिख कर दिया था भेजूँगा, तो मैंने सीता लक्ष्मी को कह दिया छोड़ जाओ। मैंने कहा कि सर कल मर गई या आज मर गई तो मुझे पकड़ेंगे साहब, मैं तो पता था, मैं तो अपनी पेशबंदी कर रहा था अपने आप को बचाने के लिए। तो मैंने उसको श्रेडर में डाल के ख़त्म कर दिया, मैं दिया ही नहीं किसी को, चुप कर गया। मुझे लगा कहना चाहिए था, मगर कहने से क्या, वो तो काउ साहब ने कह दिया सारा कुछ। कितने सिख नहीं मरते फिर वो। जिस बात की शुरुआत एक पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से हुई, उसका फॉल आउट इतना ज़्यादा भयानक हो चुका है कि मतलब 40 साल बाद भी ऐसी बातें होती हैं। और इसमें देखिए, जब मिसेस गांधी मारी गई, अब ये पता नहीं था कि अगली इलेक्शन जीत पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लोगों को ये हो गया कि अगर आप मिसेस गांधी की जान नहीं बचा सके, हमारी कैसे बचाएंगे, तो ये तो गवर्नमेंट जीतने वाली नहीं है। अब जो है एक नया चीज़ शुरू हो गई, तो ये पहले ही डिसीजन ले लिया था कि अगर मिसेस गांधी मारी जाएंगी, जैसे उसने कहा था ना गैरी सिक्सेना ने, सिख मारे जाएंगे, तो अब जो है 2 चीज़ें आ गई। एक तो इलेक्शन जीतना था, एक बदला लेना था अपनी माँ के मरने का। तो अब जो है इसमें एक विनय सतपथी है, उसने बायोग्राफी लिखी है नरसिम्हा राव, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जी। उस बायोग्राफी में ये लिखा है कि जब 31 तारीख को जब वो मिसेस गांधी मरी, तो उसके बाद राजीव गांधी ने उसका ओथ ले ली प्राइम मिनिस्टर की। पहली चीज़ जो है, प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से, एक 1 अक्वर रोड से किसी का फ़ोन आता है नरसिम्हा राव को, क्योंकि नरसिम्हा राव होम मिनिस्टर थे, तो सारी पुलिस उनके नीचे थी। तो उसको कहा गया नरसिम्हा राव को कि हम पुलिस का कंट्रोल तुमसे हम ले रहे हैं, हम जो राइट वाइट है उनको कंट्रोल करेंगे। तो राइट क्या था, इनको राइट को बदल के अगले दिन तो प्रोग्राम कर दिया, 3 तक कंट्रोल ही नहीं हुआ। और फिर राजीव गांधी कहते हैं कि अगर बड़ा पेड़ गिरेगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, जस्टिफाई कर रहे हैं उसको। तो हज़ारों सिख मरवा दिए, ये पहले डिसीजन हो चुका था। कि मैंने ये भी लिखा है कि अगले दिन प्रेसिडेंट जैल सिंह बन गए थे ना, तो अगले दिन उन्होंने राष्ट्रपति, ये मिस्टर उनके केसी सिंह एम्बेसडर ने बतलाया, वो उस वक्त डिप्टी सेक्रेटरी थे, तो सवेरे उठ के जब देखा धुआं, तो जैल सिंह ने नरसिम्हा राव को फ़ोन किया भी क्या हो रहा है दिल्ली में। नरसिम्हा राव ने फ़ोन ही नहीं उठाया।
अब देखिए कि वही नरसिम्हा राव शाम को फ़ोन करता है जैल सिंह को, पुलिस की इंचार्ज होम मिनिस्टर कितना हेल्पलेस हो जाता है। उन्होंने कहा साहब मेरा एक दोस्त है हैदराबाद से, उसका नाम भी मनमोहन सिंह था, प्राइम मिनिस्टर नहीं था, वो ब्रिजवासा इधर जो फार्म हाउस में फंसा हुआ है, उसको लोग मारने वाले हैं, आप कृपा करके अपने गार्ड की एक व्हीकल भेज के उसको बचाइए। होम मिनिस्टर अपने दोस्त को नहीं बचा सका, तो ये तो उसकी पावर रह गई थी। और बाद में जो कह रहे हैं ना ये लोग कि अगर वो आर्मी को बुला लेता, आई के गुजराल गया ना, आई के गुजराल एक डेलीगेशन लेके गया कि उसका आर्मी बुलाओ, तो आर्मी क्या बुलाए, उसके पास तो पावर ही नहीं थी, वो क्या बुलाएगा। तो बेसिकली फिर से पॉलिटिक्स किक्स इन, रिवेंज किक्स होती इन। है, वो बहुत बड़ा, लोगों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी एक इलेक्शन के लिए, सिर्फ एक कांग्रेस को जीतने के लिए। मैंने कहा ना 30-35 हज़ार सिख हिंदू मर गए 80 से 95 तक। क्या वो तो सिख के बजाय जो इससे किसी नेशनल इंटरेस्ट में, इससे पता लग जाएगा कि जिस दिन ब्लू स्टार हुआ उसी वक्त सवेरे में 4 सिख सेक्शन ऑफिसर को बुलाया हमारे हेडक्वार्टर में। उनको बुला के मैंने कहा कि देखो इसमें कोई ये हिंदू सिख का सवाल नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन था। मैंने को बतला दिया इलेक्शन जीतने के लिए। मगर दूसरी चीज़ मैंने ये कहा कि RNAW में काम करने के लिए कोई धर्म नहीं है, अपने देश की सुरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। तुम भूल जाओ तुम सिख हिंदू कोई भी हो। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम आधे घंटे में जितने सिख वर्क करते हैं हेडक्वार्टर में, उनको कहो कि अपने काम में लग जाए और ये इस चीज़ के बारे में कुछ ना सोचें। आपका मतलब एक थोड़ा डायरेक्ट सवाल पूछना चाहूँगा। पूछिए। इन अ वे इज राजीव गांधी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट्स? वो तो बस बतलाया ही है ना कि मैं देखो जब पहले उसे जैसे मिसेस गांधी मरी तो मैं कार में, हमारा पूल होती थी 4 आदमियों की प्राइवेट कार, तो इधर लोधी रोड को जब तुगलक रोड INA की तरफ में मुड़ा, लिखा है किताब में, एक दूर से हिंदू लड़का भाग के आया, वो वहाँ पर एम्स भी है, INA ब्रिज भी है, तो लड़का हमारी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया, मैं आगे बैठा था, हमारे आगे, कहता सब इधर से मत जाइए, वी यूज्ड टू गो टुवर्ड्स INA साइड। कहते क्यों? कहते नहीं मैं नहीं बतलाना चाहता, आप जाइए मत। तो आखिर में मेरे 2 आदमी कहे देखें क्या होता, कोई बात नहीं, सिद्धू साहब को पकड़े, देखेंगे कैसे, IPS ऑफिसर सारे वो टचेस है। मैंने कहा देखो लड़का दूर से आया है, हम शोका की तरफ जाएंगे चाणक्यपुरी। तो अगले दिन पता लगा कि वहाँ पर जो अर्जुन दास था, इनका चमचा था राजीव का सोनी, वो सिखों को पकड़ के INA ब्रिज से नीचे फेंक रहा था। तो अगर देखो हिंदुओं सिखों का झगड़ा होता तो हिंदू लड़का मेरी कार के आगे सामने क्यों खड़ा होता। कह रहा हूँ कि जैसे इन्होंने, कांग्रेस ने भिंडरांवाले का बेवकूफ़ बनाया है ना, और उसी के अगेंस्ट हो गए, तो ये फॉरेन कंट्रीज और पाकिस्तान वगैरह इन लोगों का बेवकूफ़ बना रही है अपना उल्लू सीधा करने के लिए। इनको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं खालिस्तान हो या ना हो, है ना। तो इनकी चीज़ों को, चालों को समझें। असली तो हिंदुस्तान आपका जो है पंजाब, हर सिख जो है यहीं पैदा हुआ, पुराने पूर्वज यहीं मरे, तो हिंदुस्तान उनका सिखों का है उतना ही जितना बाकियों का है। तो हिंदुओं को छोड़ के थोड़ा जाएंगे कि वो हिंदू का कौन सा कब्जा जितना सिखों का नहीं है। सिखों ने अपनी 2% पॉपुलेशन से कहीं ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करी हैं देश को आज़ाद कराने के लिए। इसमें लिखा है मैंने किताब में, गदर मूवमेंट वहाँ 1913 में सैन फ्रांसिस्को, उधर जो वेस्टर्न कनाडा में, वहीं सुबह शुरू हुई। उनका पर्पज़ था कि हिंदुस्तान में आर्मी में रिवोल्ट कराएंगे, और 3000 फैमिलीज सिखों की वहाँ से छोड़ के इंडिया में आ गई, सब कुछ बेच के, ताकि यहाँ रिवोल्ट जब होगी हम उसका हिस्सा लेंगे। तो ये कम थोड़ा चीज़ है कोई। तो बाद में अनफॉर्चुनेटली पता लग गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, करतार सिंह सराबा 18 साल का मारा, उसको फांसी होगी, बहुत लोग हुआ। तो ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आप अपना दिमाग लड़ाएं, इतने बहकावे में आने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, देश का भला किस चीज़ में ऐसे ही काम करने चाहिए, क्योंकि बाहर वाली ताकतें आपका फ़ायदा उठाएंगी, उसमें कोई बात नहीं, मगर एक थोड़ा आपको भी तो थोड़ा समझदारी से काम लेना चाहिए।